Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be discussing the concept of MapReduce. Guys, पिछली वीडियो में हमने HDFS का कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया था. हमने देखा था कि Hadoop के 3 कंपोनेंट होते हैं, HDFS, MapReduce और Yarn. HDFS स्टैंड फॉर Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, MapReduce एंड Yarn. तो ये तीन चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी और हमने डिटेल में HDFS को स्टडी किया था. सो HDFS वॉज बेसिकली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम MapReduce का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो MapReduce का मेन काम क्या है? MapReduce वॉज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग. MapReduce की जरूरत क्यों पड़ी थी गाइज? MapReduce की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि गाइज जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं, जैसे मान लो एक कंप्यूटर है, एक सिंगल कंप्यूटर है, तो इस सिंगल कंप्यूटर में कोई डेटा प्रेजेंट होगा, उसके थ्रू मैं इसमें कंप्यूटेशन कर सकता हूँ उस डेटा के ऊपर. लेकिन गाइज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या फिर बिग डेटा के केस में क्या होता है? बिग डेटा के केस में मेरा जो डेटा होता है वो डिफरेंट नोड्स या फिर डिफरेंट क्लस्टर पे प्रेजेंट होगा, डिफरेंट डेटा नोड्स पे मेरा डेटा प्रेजेंट होगा. तो क्या होगा गाइज, मेरा डेटा अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, तो मैं उसमें ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. मीन्स आई कैन नॉट परफॉर्म माई प्रोसेसिंग इन द सेम वे इन विच आई एम परफॉर्मिंग इट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, यू कैन से. सो गाइज, MapReduce एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम? प्रोग्रामिंग पैराडिगम का बेसिक मीनिंग गाइज ये है कि इट इज़ अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग और यू कैन से अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग. टेक्निक है, उसके कुछ अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल है, लॉजिक है, एक पर्टिकुलर मेथड बना हुआ जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग अचीव करूँगा. सो गाइज, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मैप एंड रिड्यूस. सो आपको ये लग नहीं रहा कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं गाइज मेरे? वन इज़ माई मैप एंड अदर वन इज़ माई रिड्यूस. सो 2 वर्ड क्या है यहाँ पे? मैप एंड रिड्यूस. सो MapReduce इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैप प्लस रिड्यूस, यू कैन से, इजंट इट गाइज? सो गाइज, ये जो ये MapReduce होता है, MapReduce में 2 फेजेस आ गए, मैप एंड रिड्यूस. जो ये मेरा MapReduce होता है वो क्या करता है, वो जो मेरा इनपुट लेता है डेटा का, वो किस फॉर्मेट में लेता है? इट टेक्स माई डेटा इनपुट इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू. गाइज, ये बेसिकली क्या करेगा? इट विल बी टेकिंग माई इनपुट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू. अब गाइज, की वैल्यू का क्या मीनिंग है अभी देखते हैं. की वैल्यू का इनपुट किसने लिया? सबसे पहले मैपर ने लिया. मैपर ने लिया मेरे, मैप मतलब मैपर बोल लो आप इसे. एंड इट विल बी गिविंग मी की वैल्यू एज एन आउटपुट ओनली, की वैल्यू एज एन आउटपुट ओनली. एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो की वैल्यू आउटपुट मैपर के थ्रू आएगा, इट विल बी गोइंग टू द रिड्यूसर. ये मेरा रिड्यूसर पे जाएगा. अब रिड्यूसर पे जाने के बाद व्हाट आई विल बी गेटिंग की वैल्यू एज एन आउटपुट ओनली, की वैल्यू एज एन आउटपुट ओनली. सो गाइज, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? सो अब गाइज यहाँ पे देखते हैं कि की वैल्यू का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. की वैल्यू का सिंपल मीनिंग है गाइज, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. दैट देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास. जैसे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 में जो मेरा स्टूडेंट है वो है अभिषेक. रोल नंबर 2 मान लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ अंजलि. रोल नंबर 3 लेट्स से अमन. रोल नंबर 4 वी कैन से आयुष. and roll number 5 we can say शिवम. सो दीज आर माई की वैल्यू पेयर्स. ये की है एंड ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी की है एंड दीज आर माई वैल्यू. की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू. आर यू गेटिंग दैट थिंग? ये की क्या है यहाँ पे? की इज इट्स रोल नंबर एंड दिस इज इट्स नेम, रोल नंबर एंड नेम. सो दीज आर माई की वैल्यू थिंग्स. सो फ्रेंड्स, एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे. सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने HDFS के बारे में डिटेल में स्टडी किया था. सो HDFS में क्या चीज़ था? HDFS बेसिकली वर्क्स ऑन माई मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. वहाँ पे जो मेरा मास्टर नोड होता है दैट वाज नोन एज नेम नोड. जैसे मान लो ये मेरा मास्टर नोड है एंड इट इज़ नोन एज नेम नोड. ये क्या है मेरा? दिस इज़ माई नेम नोड. अब ये मास्टर नोड के अंदर देयर विल बी मल्टीपल स्लेव्स जिसके थ्रू ये काम करवाएगा. मान लेते हैं एक मेरा 4 नोड क्लस्टर है. दिस इज़ माई 4 नोड क्लस्टर. यहाँ पे ये मेरे 4 डेटा नोड हो गए. दीज आर माई 4 डेटा नोड्स. ये हो गया मेरा डेटा नोड 1, ये हो गया मेरा डेटा नोड 2, ये हो गया मेरा डेटा नोड 3. दिस इज़ माई डेटा नोड 4. गाइज, अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे पे यूज़र के पास क्या है? यूज़र के पास 500 MB की फ़ाइल है. यूज़र के पास कितनी MB की फ़ाइल है? 500 MB की फ़ाइल है. बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक साइज़ होता है मेरा, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ होता है 128 MB. ये तो आपने पिछली वीडियो में भी देखा था. बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक साइज़ इज़ माई
128 MB। सो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बनेंगे? आप सिंपल करो, 500 को डिवाइड कर दो 128 से एंड जस्ट चेक सील वैल्यू। सो अगर आप करोगे इट विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनेंगे। सो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स का क्या मतलब है गाइज? यहाँ पे जो मेरा एक ब्लॉक 1 यहाँ पे चला जाएगा डेटा नोड 1 में, ब्लॉक 2 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक 3 चला जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक 4 चला जाएगा। तो ये बेसिकली 4 ब्लॉक जो जा रहे हैं, यहाँ पे 4 डेटा नोड प्रेजेंट है। 4 डेटा नोड किस पे जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू माई 4 ब्लॉक्स। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से कि इस पर्टिकुलर केस पे मेरे 4 मैपर साथ में एग्जीक्यूट होंगे। 4 मैपर विल रन पैरेलली। यहाँ पे क्या होगा? 4 मैपर मेरे पैरेलली रन करेंगे। गाइस अब हम अपने एग्जांपल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेट अस अज्यूम दैट जो मेरी फाइल है, माई फाइल इज़ ऑफ 1000 MB। मेरी फाइल किसकी है? मेरी फाइल 1000 MB की फाइल है। सो 1000 MB की फाइल में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे? जस्ट डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाई 128, इट विल बी इक्वल टू 8 ब्लॉक्स। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होंगे? 8 ब्लॉक्स होंगे। सो गाइस यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी? यहाँ पे B1 चला गया, B2, B3, B4, यहाँ पे B5 आ जाएगा, B6, B7, B8, ये आ गया। यहाँ पे कंडीशन आपको समझ में है। लेकिन गाइज एक चीज़ आप समझो, मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो एक डेटा नोड होता है दैट कैन होल्ड मल्टीपल ब्लॉक्स। डेटा नोड क्या कर सकता है? डेटा नोड अपने साथ मल्टीपल ब्लॉक्स स्टोर कर सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे 8 ब्लॉक्स तो आ गए इन 4 डेटा नोड में, लेकिन कितने नंबर ऑफ मैपर्स चलेंगे? सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या केस है? यहाँ पे मेरे 8 ब्लॉक्स बन गए हैं। सो गाइज कितने नंबर ऑफ मैपर बनेंगे गाइज? मेरे जो नंबर ऑफ मैपर बनेंगे 1000 MB की फाइल में, देयर विल बी 8 मैपर्स। गाइज कितने मैपर रहेंगे? 8 मैपर्स रहेंगे। लेकिन गाइज 8 मैपर बन तो गए, लेकिन चलेंगे कितने साथ में? आप बताओ मेरे पे 4 डेटा नोड हैं जो कि एक साथ कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं या फिर उनमें कॉन्करेंटली स्टोरेज हो रखी है। सो मेरे पे एक साथ 4 मैपर ही चल पाएंगे। आर यू गेटिंग दैट थिंग? अगर मेरे पे 4 डेटा नोड है तो अगर मेरे पे 8 मैपर भी होगा तो, लेकिन पैरेलली क्या होगा? पैरेलली गाइज यहाँ पे 4 मैपर ही चल पाएंगे। ओनली 4 मैपर विल रन पैरेलली। ओनली 4 मैपर विल रन पैरेलली। मेरे 4 मैपर क्या होंगे? पैरेलली रन करेंगे, क्योंकि मेरे पे क्या है? मेरे पे यहाँ पे मेरे पे 4 नोड का एक क्लस्टर है। देयर आर 4 डेटा नोड्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइस अब एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक क्लाइंट आ जाता है। क्लाइंट के पास क्या है? क्लाइंट के पास यहाँ पे 500 MB की फाइल है, 500 MB की फाइल है, इसके पास 4 ब्लॉक्स है और इसे क्या करना है? इसे एक टास्क परफॉर्म करना है। सो टास्क कैसे परफॉर्म करेगा गाइस? यहाँ पे सपोज ही वांट टू डू सम प्रोसेसिंग, इसे कुछ प्रोसेसिंग करनी है, तो वो क्या करेगा? एक कोड एग्जीक्यूट करना चाहता है इन सारे डेटा के केस में। गाइस उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो मेरा कोड है और जो मेरा डेटा है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मेरा कोड है वो डेटा के पास जाता है या मेरा डेटा कोड के पास जाता है? आप खुद से सोचो एक बार, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सोचो। आप जितने भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हो उस केस में क्या होता है? उस केस में मेरा कोड जो होता है वो डेटा के पास जाता है या डेटा मेरा कोड के पास जाता है? 1 मिनट आप सोचो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, वीडियो पॉज करो। सोचा आपने क्या कंडीशन है? मेरा कोड डेटा के पास जा रहा है या डेटा कोड के पास जा रहा है? गाइज आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचो। यहाँ पे जो मेरा डेटा होता है, डेटा बहुत लार्ज है, डेटा इज़ वेरी लार्ज, डेटा का साइज़ बहुत बड़ा है। अब मेरा डेटा का साइज़ बड़ा है, इसलिए तो मैं अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ? आई एम स्टोरिंग माई डेटा इन HDFS। अगर मैं एज्योर के केस में बात करूँगा, आई एम स्टोरिंग इट इन एज्योर डेटा लेक जेन 2, ADLS जेन 2 में स्टोर करूँगा मैं। डेटा लेक में कर सकता हूँ। अमेजोन के केस में, AWS के केस में आई कैन स्टोर इट इन S3 बकेट। तो जो मेरा डेटा है ये बहुत लार्ज है, तो मेरा डेटा को अगर मैं कोड के पास लेके जाऊँगा, इट इज़ नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन। सो आई विल बी टेकिंग माई कोड टू द डेटा। मैं क्या करूँगा? कोड को डेटा के पास लेके जाऊँगा। अब कैसे लेके जाएंगे वो चीज़ देखते हैं गाइज। तो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई कि मैं अपने क्या करूँगा? कोड को डेटा पे लेके जाऊँगा। गाइज ये हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशन नहीं है कि जिसमें एक सिस्टम में ही सारा डेटा पड़ा हुआ और उसमें मैंने कोड चला दिया और सारा टास्क हो गया। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो जो मेरा कोड है, ये मेरे पे यूज़र क्या करेगा? कोड देगा, कुछ प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा है, तो ये छोटा सा कोड जो होगा ये सारे डेटा नोड पे चला जाएगा। ये मेरा कोड आ गया, ये मेरा कोड आ गया, ये मेरा कोड आ गया। दिस डेटा नोड्स कैन परफॉर्म द प्रोसेसिंग। डेटा नोड क्या कर सकते हैं? इंटरनल इनके पास मेमोरी होती है और ये खुद से कोई चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म द प्रोसेसिंग। और ये जो ये मेरा प्रोसेसिंग हो रही है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है या कुछ भी
ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारे डेटा नोड में इंडिविजुअली होंगे। डेटा नोड का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली पहला मैपर में मेरा कुछ प्रोसेसिंग होगी, सेकंड मैपर पे प्रोसेसिंग होगी, थर्ड मैपर पे प्रोसेसिंग होगी, फोर्थ मैपर में प्रोसेसिंग होगी। सो गाइस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी क्या कहता है गाइस? प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी मेरा कहता है द डेटा इज प्रोसेस्ड ऑन द सेम मशीन वेयर इट इज केप्ट। प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी बेसिकली सेज द डेटा इज प्रोसेस्ड ऑन द सेम मशीन। डेटा उसी मशीन में प्रोसेस होगा ऑन द सेम मशीन वेयर इट इज केप्ट। कि मेरा डेटा उसी मशीन में प्रोसेस होगा जहाँ पे वो डेटा रखा हुआ है। जैसे ये मेरा डेटा नोड यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं अपने डेटा नोड 1 का जो डेटा होगा वो मैं अपने कोड के पास नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि मेरा कोड इज कमिंग टू माय डेटा नोड 1। सो प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी बेसिकली सेज दैट द डेटा इज प्रोसेस्ड ऑन द सेम मशीन वेयर इट इज केप्ट। सो फ्रेंड्स, जो मेरा हडूप होता है, हडूप बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी। हडूप बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटा लोकेलिटी। सो गाइस, हम ये चीज़ देख रहे थे, अपने मैप रिड्यूस के कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। मैप रिड्यूस में 2 फेज होते हैं, वन इज माई मैपर एंड अदर वन इज फॉर रिड्यूस। सो मैपर का जो मेन टास्क होता है, मैपर वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग पैरेललिज्म। मैपर किस चीज़ के लिए यूज होता है? मैपर वॉज यूज फॉर परफॉर्मिंग पैरेललिज्म। और जो मेरा रिड्यूसर यूज होता है, रिड्यूस ऑपरेशन यूज होता है, दैट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग एग्रीगेशन। अब ये कैसे यूज होता है वो हम डिटेल में समझेंगे ये, लेकिन अभी आप ये कॉन्सेप्ट सीख लो। मैपर इज यूज फॉर परफॉर्मिंग पैरेललिज्म। पैरेललिज्म कैसे परफॉर्म कर रहे हैं गाइस? यहाँ पे मेरे 4 डेटा नोड आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो 4 डेटा नोड से कितने बनेंगे? 4 मैपर बनेंगे। एंड these 4 मैपर विल परफॉर्मिंग सम टास्क इन पैरेलल मैनर। पैरेलल मैनर का मतलब क्या है गाइस? इसमें एक टास्क चल रहा है, सेम टाइम पे इस पे भी एक टास्क चल रहा है, इस पे भी एक टास्क चल रहा है, इस पे भी एक टास्क चल रहा है। आपको ये चीज़ समझ आई? और गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आउटपुट मुझे मैपर से मिल रहा है, द आउटपुट विच आई एम गेटिंग फ्रॉम माई मैपर, इट इज़ नॉट द फाइनल आउटपुट। मैपर से जो हमें आउटपुट मिलता है वो फाइनल आउटपुट नहीं होता, बल्कि इसमें क्या कंडीशन होती है? द आउटपुट ऑफ माई मैपर इज देन गोन टू द रिड्यूसर। जो मेरा मैपर का आउटपुट होता है वो कहाँ पे जाता है? वो रिड्यूसर पे जाता है। गाइस, रिड्यूसर भी एक डेटा नोड ही हो सकता है। बेसिकली यू कैन से रिड्यूसर एक मशीन होगी। मशीन इनमें से कोई भी डेटा नोड हो सकता है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? ये एक मशीन पे जाएगा, इट कैन बी माई डेटा नोड ऑल्सो, और वहाँ पे कुछ एग्रीगेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। आफ्टर दैट वी विल बी गेटिंग आवर आउटपुट। सो गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस थिंग। हमने अभी तक सीखा कि जो मेरा मैपर है वो पैरेललिज्म प्रोवाइड करेगा एंड रिड्यूसर एग्रीगेशन प्रोवाइड करेगा। मैपर के थ्रू जो मुझे आउटपुट मिलेगा दैट इज नॉट माय फाइनल आउटपुट। ये जो मेरा मैपर का आउटपुट होगा दैट विल बी गोइंग टू 1 मशीन। एक मशीन पे जाएगा जिसे मैं रिड्यूसर बोलूँगा। देयर कैन बी मोर देन 1 रिड्यूसर ऑल्सो, अगर नीड पड़ेगी वो आने वाली वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आप मान के चलो एक रिड्यूसर है, वो सारा वहाँ पर चला गया मशीन में उस पर, और मेरा क्या हो रहा है वहाँ पर? रिडक्शन ऑपरेशन या फिर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। सो जो मेरा मैपर से आउटपुट आ रहा है वो मेरा रिड्यूसर पे चला गया, एंड रिड्यूसर कैन बी वन अमंग द डेटा नोड ऑल्सो, या फिर कोई अलग से मशीन भी हो सकती है मेरे रिड्यूसर के केस में। सो गाइज, अब हम एक काम करते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अपनी कंडीशन को समझ लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है? ये मेरे 4 डेटा नोड है और मेरे 500 MB की फाइल है। बेसिकली देयर आर 4 मैपर्स। यहाँ पे कितने मैपर्स है? 4 मैपर्स आर देयर। 4 मैपर्स आर देयर। अब हमने देखा था इन जो सारे मैपर्स का आउटपुट होगा दैट विल बी गोइंग टू माय रिड्यूसर। ये किस पे जाएगा? इट विल बी गोइंग टू माय रिड्यूसर। ये मेरा रिड्यूसर पे चला गया। एंड आफ्टर द रिड्यूसर के बाद क्या मिलेगा हमें? फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। गाइज, इसके ऊपर कुछ और टास्क भी परफॉर्म होते हैं, जैसे कि कभी कभी शफल हो जाता है, पार्टीशन कर देते हैं हम, सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। वो सारी चीज़ें हम अगली एग्जाम्पल में डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप ये पॉइंट कंक्लूड करो। आप क्या पॉइंट कंक्लूड करोगे? जो मेरे नंबर ऑफ मैपर्स होंगे, नंबर ऑफ मैपर्स, आप इसे नोट भी कर लो। नंबर ऑफ मैपर्स किसके इक्वलेंट होंगे? नंबर ऑफ मैपर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ ब्लॉक्स के। मैंने आपको ये एग्जाम्पल से भी समझाया था। अभी क्या कंडीशन है गाइज? मैंने आपको क्या समझाया था? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर मेरी एक 500 MB की फाइल है, 500 MB की फाइल में कितने मैपर बन रहे थे? 4 मैपर बन रहे थे। अगर मेरी 1000 MB की फाइल है तो मेरे कितने मैपर बन रहे थे? दैट वॉज इक्वल टू
दैट वॉज इक्वलेंट टू 8। सो यहाँ पे मेरे 8 मैपर बन रहे थे। अगर मेरी 2000 MB की फाइल है तो मेरे कितने मैपर बनेंगे? मेरे 16 मैपर बनेंगे। मेरे कितने मैपर बनेंगे? 16 मैपर बनेंगे। लेकिन गाइज मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि मैंने ये बताया था आपको कि मेरे जो मैपर बन तो रहे हैं 16 या 8 बन रहा है, लेकिन एक साथ चलेंगे कितने? एक साथ पैरेलली कितने चलेंगे? सो वी कैन से नंबर ऑफ मैपर दैट आर रनिंग पैरेलली, नंबर ऑफ मैपर running parallelly will be equivalent to, आप बताओ किसके इक्वलेंट होगा? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा नोड्स इन द क्लस्टर, कि मेरे कितने स्लेव्स हैं या फिर मेरे कितने डेटा नोड्स हैं जो मेरी क्लस्टर में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ डेटा नोड इन द क्लस्टर। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि गाइज अगर मेरे पे 4 डेटा नोड है तो एक बार में मेरे 4 ही मैपर चल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या कंडीशन आती है? अब हम बात कर लेते हैं रिड्यूसर्स के बेस में बारे में। सो नंबर ऑफ रिड्यूसर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिड्यूसर्स बाय डिफ़ॉल्ट गाइज 1 ही होते हैं। नंबर ऑफ रिड्यूसर्स बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 1 रिड्यूसर होता है यहाँ पे। लेकिन गाइज इस रिड्यूसर को हम अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा एक रिड्यूसर से काम नहीं चल रहा है तो हम अपने रिड्यूसर को क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं और अपने रिड्यूसर की क्वांटिटी को डिस्क्रीज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, जो मेरे नंबर ऑफ रिड्यूसर है बाय डिफॉल्ट इट इज 1 रिड्यूसर। सो गाइज इस रिड्यूसर का नंबर मैं अपने हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकता हूँ। वो चीज़ हम आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे कि आई कैन इंक्रीज बाय नंबर ऑफ रिड्यूसर एंड आई कैन डिक्रीज बाय नंबर ऑफ रिड्यूसर। गाइज अगर हम नंबर ऑफ रिड्यूसर्स को बढ़ा देंगे तो पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई वॉन्ट टू समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग। हमने इस वीडियो में ये देखा कि जो मैप रिड्यूसर 2 फेज से बिन के बना हुआ है, वन इज माई मैपर एंड रिड्यूसर। मैपर का जो आउटपुट आता है दैट इज नॉट माई फाइनल आउटपुट, इट इज माई इंटरमीडिएट आउटपुट। वो सब क्या जाए, कहाँ पे जाएगा? वो सारा आउटपुट मेरा जा जाएगा एक रिड्यूसर पे, और देयर कैन बी 1 रिड्यूसर ऑल्सो, एंड जो रिड्यूसर का आउटपुट है दैट विल बी माई फाइनल आउटपुट। एंड गाइज हमने ये 2 कॉन्सेप्ट देखे, द नंबर ऑफ मैपर विल इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ मैपर रनिंग पैरेलली विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा नोड्स इन द क्लस्टर। सो गाइज ये जो मैप रिड्यूस है ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वी आर नॉट यूजिंग दिस मैप रिड्यूस प्रैक्टिकली इन आवर डे टू डे लाइफ। मैप रिड्यूस इज ऑब्सोलेट एट द मोमेंट। मैप रिड्यूस को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स, ताकि आप अपाचे स्पार्क के कॉन्सेप्ट इन डिटेल समझ पाओगे। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन, क्योंकि गाइज अगली वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ से ही डिटेल में आने वाला मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।